तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो और हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11 हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज टर्म 2 और चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं। तो इसमें चैप्टर 7 हमारा शुरू होने वाला है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें हम जो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए 3 मार्क क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। पहला प्रश्न आपके सामने, पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो 4 कारण है। पहला धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा कारण भौगोलिक खोजें, तीसरा कारण छापे खाने का आविष्कार और चौथा कारण धर्म युद्ध। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि एग्जाम आपका कल ही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा गहराई में। तो धर्म सुधार आंदोलन पहला कारण, भौगोलिक खोजें दूसरा कारण, छापे खाने का आविष्कार तीसरा कारण, धर्म युद्ध। ठीक, तो ये पहला पॉइंट। इसमें क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन में चर्च को चुनौती दी गई। भौगोलिक खोजें में ऐसी खोजें हुई जिनसे आप दूर दूर तक याद कर सकते हैं, या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हुआ, सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत, छापे खाने के कारण किताबें जन सामान्य तक पहुंच पाई, और धर्म युद्ध के कारण सामाजिक आर्थिक बौद्धिक पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का योगदान। तो इसमें आपको प्लेटो और अरस्तु 2 नाम ध्यान रखने। तो जिनके ग्रंथों से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून बोला गया और एरिस्टोटल को अरस्तु नाम से बुलाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान पर बात करी। ठीक है, और इसमें अगर आप दूसरी बात में गए तो टॉलमी का एक बुक छपी अल्मजिस्ट, जिसका नाम था। इतालवी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण लोग शामिल है, इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी। तो विज्ञान के अरबियों के योगदान की बात की जा रही है। और स्पेन के दार्शनिक इब्न रुशद ने क्या किया, दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच तनाव, यानी जो दर्शन और धर्म के बीच में तनाव थे उनको सुलझाने का प्रयास किया। तो ये सारे जो है इनका योगदान है। उसके बाद मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे, तो बात करें इसमें तो इसमें मानव के जीवन, सुख, समृद्धि पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी इसमें मानव केंद्रित ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो है लागू हुई, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। फिर मानव धर्म तथा ईश्वर के लिए ना होकर अपने लिए भी है। मतलब ये बोला गया कि जो मानव है भाई वो केवल धर्म तथा ईश्वर के लिए नहीं है, वो अपने लिए भी है, सेल्फ के लिए भी है। उसके बाद मानव जीवन को बोला गया कि इसका विशेष महत्व है, कि भाई इसकी भी जो है आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मनुष्य का आदर सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे ही टाल दो। अगला प्रश्न देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या कहते हैं। पहला, कैथोलिक चर्च के पादरी तथा अन्य धार्मिक अधिकारी जो है उनकी शक्तियों को अंकुश लगाया जाए, मतलब उनको रोका जाए। नैतिक जीवन में सुधार लाया जाए, कि मोरली लोगों को प्रमोट किया जाए। चर्च में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल दिया जाए, ये बल कर लीजिएगा। और प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, कि भाई जितने भी मानव हैं इस दुनिया में वो सबके पास अपने धर्म को मानने की छूट है। तो ये 4-5 मुख्य उद्देश्य थे। अगला प्रश्न देखिए, मार्टिन लूथर कौन था। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रबलक थे। प्रबलक मतलब जिन्होंने बहुत बड़े तौर पर उस पर काम किया। और आमूल परिवर्तनवाद यानी रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म के क्या थे, वो विरोधी थे। रेडिकलिज्म के विरोधी उन्हें कहा जाता था। तो रेडिकलिज्म के विरोधी कौन हुआ करते थे, मार्टिन लूथर। क्या क्या विद्रोह क्यों किया, तो पहली बात जो चर्च जनता पर अत्याचार किया करता था उसके कारण उन्होंने विद्रोह किया। चर्च में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसके कारण विद्रोह किया। पादरियों का ये कहना कि भाई अगर आपको मुक्ति चाहिए तो हम आपको दिलाएंगे, इसलिए विद्रोह किया। पादरी और चर्च द्वारा लोगों को ये कहना कि मुक्ति के लिए उन पर अटूट आस्था रखी जाए कि वही आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो ये 4-5 मुद्दे थे जिनके कारण मार्टिन लूथर ने चर्च का विद्रोह किया। कोपरनिकस की क्रांति क्या थी, तो मैं आपको बताता हूँ। कोपरनिकस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे कह लो, जिन्होंने बहुत काम किया। पहले ईसाइयत क्या मानती थी कि जो ये सेंटर है ना, ये सेंटर में क्या आपकी व्याप्त है, अर्थ आपकी व्याप्त है। सेंटर में जब अर्थ है तो सारे लोग क्या हो रहा है, सब सारी की सारी चीजें उसके आसपास घूम रही हैं, उसके आसपास घूम रही हैं। और जब सब उसके आसपास ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं, उसके आसपास ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं, तो अर्थ सेंटर में। और अर्थ सेंटर में क्यों, क्योंकि पापों से भरी हुई है। तो कोपरनिकस ने ये कहा कि भाई पृथ्वी समेत, पृथ्वी इस घेरे में नहीं है, सूर्य घेरे में। तो इसीलिए बोला गया कि इनके सिद्धांत को बोला जाता है सौर मंडल केंद्रित, सूर्य केंद्रित सौर मंडल सिद्धांत। इन्होंने कहा कि सारे ग्रह सन के चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी जो है सेंटर में नहीं है। तो फिर ये कोपरनिकस निष्ठावान ईसाई थे, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो ईसाई धर्माधिकारी उनके खिलाफ घोर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और उनसे उनकी जो पांडुलिपि थी द रिवोल्यूशनिबस को वो छपवाया नहीं उन्होंने। लेकिन जब वो अपनी मृत्यु शैया पर थे तो अपने पांडुलिपि अपने अनुयायी जोशियम रिटिकस को उन्होंने दे दी। और फिर उसके बाद लोगों को उनके विचार बाद में मानने पड़े, और आज हम सब उन्हीं विचारों को मानते हैं। और इसी क्रांति को जो उन्होंने नया किया उसको बोला गया कोपरनिकसीय क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। वैज्ञानिक क्रांति नाम से समझ में आ रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हुए। तो यही इन विचारकों ने हमें बताया कि भैया जो ज्ञान है ना वो विश्वास नहीं है, वो अवलोकन है, वो ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है, आप क्या मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने क्या देखा, क्या सचमुच ऐसा है, वो एक्सपेरिमेंट पे है सब कुछ। तो विज्ञान ये मानता था। फिर उसके बाद इतिहासकारों ने मनुष्य एवं प्रकृति के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति नाम दिया गया, कि जहां ज्ञान ऑब्जर्वेशन पर है, कि आपने देखा कि क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे न्यूटन का ऑब्जर्वेशन क्या कि सेब नीचे गिरा, ये ऑब्जर्वेशन है, इसी के कारण ग्रेविटेशन बाद में आया। ठीक है, और इसी कारण क्या, वो जो डाउट, जिनके मन में डाउट चल रहा था और जो नास्तिक थे, उनको बोला कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज आई, और उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसके अपने लॉज हैं। तो उस हिसाब से प्रकृति ईश्वर में अपने विश्वास की जगह लेने लगी। ठीक है, जिन लोगों ने ईश्वर में अपना भरोसा रखा कि ईश्वर है, उन्होंने भी ये बात कही कि ईश्वर है, बट वो ऐसा नहीं है कि जो आपने किसी को मार दिया तो ईश्वर ने करवाया आपसे, नहीं, या आपने किसी के साथ कुछ गलत काम किया, या आपने कुछ ऐसा काम चोरी कर दिया आपने, आप बोलो नहीं ईश्वर द्वारा करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अपने कर्म है, सिंपल सी बात। उसके बाद 1670 में बनी पेरिस एकेडमी, और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने क्या किया, बहुत सारे व्याख्यान लगवाए, कि लोगों ने जिसमें आके बात करी अपनी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। मुद्रित पुस्तकें होने के क्या लाभ हुए, तो सबसे पहले इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है जोहान्स गुटेनबर्ग था, जिन्होंने अपने पहले छापे का निर्माण 1455 में किया, और जिसने क्या किया, मुद्रण की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे पहले मुद्रित नहीं थी, लोगों को लिख लिख के काम चलाना पड़ता था, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत होगी, कितना लिखोगे भाई अब। ठीक है, अब क्या हुआ, छात्रों को सिर्फ अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर नहीं, कि जो टीचर ने बोला आपने क्लास में लेक्चर लिया उस पर डिपेंड नहीं रहना आपको, आपके लिए बुक्स बना दी गई हैं, जो किताब आज हम पढ़ पा रहे हैं वो सब क्या है, इन्हीं की बहुत बड़ा योगदान उसमें जोहान्स गुटेनबर्ग का है। विचार मत और जानकारी पहले की तुलना में तेजी से प्रसारित हुई, क्योंकि अब छप पा रहा है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट बनाने पड़ेंगे, किसी को देना, उसमें समय जाएगा, आजकल छपा छपा है, जल्दी छप रहा है। नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मुद्रित पुस्तक अब कई 100 पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी, क्योंकि अब पहले नोट नहीं है, अब तो सब कुछ करना है। उसके बाद अब पाठक क्या करता है, एक काम में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, और इससे क्या हुआ, लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। इससे पहले बुक्स थी नहीं, तो आप क्या पढ़ोगे, तो ये सिस्टम डेवलप हुआ। फिर उसके बाद करें, पुनर्जागरण ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। पुनर्जागरण काल से पहले का साहित्य केवल लैटिन और यूनानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन पुनर्जागरण काल से क्या हुआ, देसी भाषाओं में साहित्य लिखा गया, जैसे प्रसार होगा ही होगा साहित्य की भाषा। साहित्य की भाषा में आम जनजीवन की भाषा को भी समाहित किया जाने लगा, उससे क्या हुआ, लोग आपसे जुड़ेंगे। इस काल के लिए मानव जीवन को साहित्य की विषय वस्तु, और इसमें बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों के नाम दांते हैं, बोकासियो हैं, राबले हैं, पेटार्क हैं, मैकियावली हैं, थॉमस मोर हैं, शेक्सपियर, ये लोग वो थे जिन्होंने पुनर्जागरण काल में बहुत बड़े बड़े काम किए और साहित्य को मानव जीवन पर केंद्रित किया। उसके बाद 1429 से 1520 के बीच कौन कौन सी भौगोलिक खोजें हुई, तो वास्को ड गामा द्वारा भारत के कालीकट नामक स्थान पर आकर रुका, आकर कर लीजिएगा, तो आकर रुका, वहां से क्या हुआ, एक बड़ी जानकारी होगी, यहाँ से भी जाना पड़ेगा। कोलंबस जो है स्पेन से निकला तो भारत के लिए था, लेकिन अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिका। कोर्टेस और पिजारो ने लेटिन अमेरिका के उपनिवेशों को स्पेन के लिए जीता, है ना, ये दो नाम थे जिन्होंने, स्पेन ने उनको गुलाम बनाया। मैगलन फिलीपीन द्वीप पर जहां पहुंचा। इन खोजों ने क्या हुआ, बहुत बड़ी क्रांति ला दी कि यार ये हो सकता है, और यहीं से शुरुआत हुई उपनिवेशवाद की, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ दुनिया भी है, लेकिन जब इन दो लोगों ने ऐसा किया तो फिर उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म बढ़ा। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बोल रहे, इटली की वास्तुकला तथा इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं, स्पेशलिटीज की चर्चा कीजिए। तो इटली की वास्तुकला में आप देखोगे, आपको गिरजाघरों में मिलेगी, राजमहल मिलेंगे, किले मिलेंगे, जैसे सेंट पीटर गिरजाघर है रोम में, जर्मनी का हैंडलबर्ग है। इस्लामी के अंदर आपको मस्जिद, मकबरे, दरगाह, ये सब मिलने वाले हैं। इटली के वास्तुकला के नमूने और क्लासिकी शैली पर बनाए गए थे, ठीक है, इसमें बहुत सारे चित्र, मूर्तियां, ये सब आए गए, लेकिन इस्लामी वास्तुकला में चित्र, मूर्तियां, आकृतियां, ये सब हमें देखने को नहीं मिलती है। ऊंची मीनार और खुले आंगन, ये इस्लामी भवनों में नजर आता है, इटली वास्तुकला के नमूनों में हमें नजर नहीं आता। तो ये कुछ तुलना हमने करी। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इटालवी शहरों में क्यों हुआ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर 1453 में जब तुर्की ने अधिकार कर लिया तो विद्वानों ने जाकर इटली में बसना शुरू कर दिया, है ना, तो कुस्तुनतुनिया में हट गए वहां से जाके। उसके बाद इटली के नगरों से सामंतवाद का हास हो गया, तो उसके कारण क्या हुआ, स्वतंत्र नगर बन गए, और जब नगर बनेंगे, जब जब नगरीकरण होगा, तब तब मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण अपने आप आपको देखने को मिलेगा हर जगह। तो वही यहाँ पर होगा, मानवतावादी विचारधारा डेवलप हुई। इटली के लोग साधक वहां कर बसने वाले विद्वानों, कलाकारों और साहित्यकारों का बड़ा आदर किया करते। तो जो लोग, जहाँ इन सबको एक संरक्षण दिया जाएगा, तो वहां पे डेफिनेटली सी बातें, चीजें अच्छी होंगी। अब आ जाइए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पर, जो हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं। पहला, 14वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय सभ्यता में है परिवर्तन, तो नगरों की जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, अब नगर बढ़ेंगे तो नगरीय सभ्यता भी बढ़ेगी।
उसके बाद फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दे दी। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को मिली। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म चुन सकता था और भूमध्य सागर विश्व का केंद्र विचार गलत सिद्ध हो चुका था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने और ये सब डिस्कस हमने किया ही। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि मेरे को आपके लिए एग्जाम के लिए जल्दी से चीजें करवानी है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि अनावश्यक धर्म कर्म कांडों को त्यागने के लिए कहा गया। ईसाइयों को कहा कि भाई अपने पुराने धर्म ग्रंथों का पालन आप कीजिए। मानव को एक विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। ठीक है, और उसको बोला गया कि आप अपना जीवन भैया आराम से चला सकते हो। पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज, ये मतलब बोला गया कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट ले लेते तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसकी आलोचना की गई। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ। लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल ही नहीं है, क्योंकि पहले पता ही किसी भी धर्म में कुछ खराब लिखा ही नहीं है, उसके जो ओरिजिनल ग्रंथ है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, लेकिन जो उसकी व्याख्या लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम थी। तो बाइबल में जब लोगों को पता चला, उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। चर्च द्वारा किसानों पर लगे गए करों का विरोध किया गया। तो ये सारे बातों के कारण वाद विवाद हुआ। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं को भाई कारोबार में परामर्श देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता तो उन्हें भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में जो है ये देखने को मिलता है कि महिलाओं को दुकानों पर काम करने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने जैसे रचनात्मक कार्य, जैसे कजांद्रा फैदले जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी, आप लिखेंगे। देखिए, फैक्ट लिखने से क्या होता है, आपकी बात में ऑथेंटिसिटी आती है। मांटुआ की मार्चेसा इसाबेला दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन किया। तो ये दो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस मिलते हैं जो उस समय के हिसाब से अपने समय से आगे चल रहे हैं। एनसीईआरटी के बेस कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स के, इन्हें देख लीजिएगा जल्दी से। 17वीं शताब्दी में यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा? तो भैया कैसे लगा? पुनर्जागरण ने क्या किया, उनके बात को तर्क की बात पर जमने दिया, जिससे क्या हुआ, विज्ञान में डेवलपमेंट हुआ। वैज्ञानिकों को बिना डर के प्रेक्षण प्रयोग लाना, क्योंकि बिल्कुल विज्ञान क्रांति हो गई थी। उसके बाद पृथ्वी विश्व का केंद्र है, ये सिद्धांत आलोचना होकर कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भैया पृथ्वी एक ग्रह है छोटा सा और जो सूर्य के कारण घूमता है। वेसिलियस ने शल्य क्रिया के द्वारा मानव शरीर का ठीक ठाक वर्णन किया, मतलब शल्य क्रिया मतलब सर्जरी। हार्वे ने अनेक परीक्षण किए और बताया कि ब्लड कैसे जाता है। अब जो बेकार की सारी थ्योरीज चल रही थी वो बंद होनी शुरू हुई, क्योंकि अब विज्ञान जो है केंद्र में आ चुका था। शंका परीक्षण और प्रयोग के ढंग कर अपना पुनर्जागरण की बड़ी देन है। नए नए समुद्री मार्गों की खोज की गई। तो ये सारी बातें जो है ध्यान हमें रखनी है। यूनानी और संस्कृति के किन तत्वों को 14वीं और 15वीं शताब्दियों में पुनर्जीवित किया गया? तो देख लीजिए, रोम सभ्यता के साहित्य को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, जिसमें दाते, पेट्रार्क, टॉमस मोर, इरास्मस लेखकों ने बहुत बड़ा काम किया। और मध्यकाल से, जो मध्यकाल जिसे डार्क एज बोला जाता था, उससे एक नई हमें जानकारी दी। यूनानी और रोमन सभ्यता के विचार से मनुष्य ही सृष्टि का सबसे उत्तम कृति है, सबसे बेहतरीन मानव जीवन है। क्योंकि अब ये बात कर रहा है कि कैसे किया, तो पहले इन्होंने साहित्य से किया, फिर उसके बाद चित्रों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, इन लोगों ने, चित्रकारों ने मानव से संबंधित चित्र बनाए। और ऐसे वो जो पुरानी संस्कृति, रोमन संस्कृति थी, वो डेवलप होनी शुरू हुई। यूनानी और रोमन दार्शनिकों ने तर्क की प्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े काम किए, जैसे आपको कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, वेसिलियस, इन्होंने नए नए आविष्कार करके जो अंधकार था उसे दूर किया। यूनानी और रोम सभ्यता के मानववादी तत्व पर पुनर्जागरण लेखकों द्वारा विशेष रूप से जोर डाला गया और बोला गया कि आत्मा परमात्मा नहीं, अब बोला गया कि जो ठीक से बातें हैं, जो भौतिक जगत में दिखती है, उन पर बात कीजिए। और यूनानी और रोम सभ्यता के तर्क के सिद्धांत पर जोर दिया गया, अंधविश्वासों को दूर किया गया, तर्क जो लॉजिक है उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचार। वेनिस बोलता था इटली का नगर राज्य था, गणतंत्री सरकार की 15वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापना हो चुकी थी, धर्माधिकारी सामंत शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है, और नगर के जो धनी व्यापारी थे और महाजन लोग थे वो नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। और इसमें एक लेखक कार्डिनल गस्पारो कॉन्ट्रेनी के अनुसार नगर एक संपूर्ण अधिकार ऐसी परिषद के हाथ में था जिसके सारे नगर संभ्रांत वर्ग के 25 वर्ष से अधिक आयु वाले थे, मतलब बागडोर साधारण नागरिकों के हाथ में थी, और वो भी जो 25 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। वहां के शासक चार्ल्स प्रथम, वही मतलब राजतंत्र की बात है, निरंकुशवादी थे, देवी अधिकारों में बात करते। लुई 14वें ने तो यहाँ तक कह दिया मैं ही राष्ट्र हूँ, आई एम द नेशन, ये बेकार बात है। और लुई 14वें ने पार्लियामेंट भी नहीं बुलाई कभी। तो बिल्कुल फ्रांस में क्या है, राजतंत्र चला रहा है, वेनिस में क्या है, लोकतंत्र, साधारण जनता चला रही है। तो ये हमने बातें की। तो आप सभी के लिए इसका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल उत्साह क्लास 11 जल्दी से ज्वाइन, 11 जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलना होगा।